बात करेंगे दो तीन विषयों पर। एक तो भारत का हमारा जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो यूवी ब्लास्टर का निर्माण किया है। और यूवी ब्लास्टर क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जो अपने अंदर से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकालता है। अब थोड़ा सा मैं अल्ट्रा वायलेट किरणों पर पहले आऊं, उसके बाद इसके उपयोग की और उसके प्रयोग की बात करेंगे। देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज बेसिकली सन से हमारे पास आती है। तीन प्रकार की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। एक होती है अल्ट्रा UVA, दूसरी होती है UVB, तीसरी होती है UVC। UVA जहां तक विषय है, UVA जो होती है इतनी घातक नहीं होती है और इससे जैसे चमड़ी पर रिंकल्स होना, जैसे जिसको चेहरे पर और चमड़ी पर शल आना, उस प्रकार की चीजें होती हैं। UVB कंपैरेटिवली जो होती है वह हानिकारक होती है और इससे कैंसर तक होने की संभावना होती है। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये जिसको हम सनस्क्रीन कहते हैं, उसके उपयोग प्रयोग से ये रुक जाती है, उपयोग करें यदि हम सनस्क्रीन का। तो तीसरी जो होती है UAC, वह सबसे हानिकारक होती है। ये इतनी हानिकारक होती है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारे जो सेल पे माइक्रो लेवल पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको तक डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी होती है और ये बहुत कम मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है और सौभाग्यवश वह भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है वह UVC को रोक लेती है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से जो ओजोन लेयर घटती जा रही है उसके परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं समूचे मानव जाति के लिए। अब जहां तक विषय है इस UVC का, हमने इसको डेवलप करना शुरू कर दिया है कि जो सन से आती थी उसको पृथ्वी पे आसानी से डेवलप किया जा रहा है और इसी में एक बड़ा कदम लिया है और बड़ा भारत के लिए एक बड़ा वैज्ञानिक कार्य किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसने एक गुरुग्राम की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जो रिसर्च की उसमें सक्सेसफुली डेवलप कर दिया UV ब्लास्टर को। देखिए, आज के समय जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो कोरोना में सबसे बड़ी समस्या हमको लगती है कि इस चीज को छू रहे हैं कहीं ये संक्रमित नहीं हो। थोड़ी देर पहले दूध वाला आया था तो उसने हैंडल को टच किया होगा, फिर हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कभी स्प्रिट से करेंगे या हो सकता है कि किस साबुन से उसको करें या फिर सैनिटाइजर से करें, ऐसे। लेकिन बहुत सारी जगहें होती हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि अभी तो हम अपने घरों में जो जानवर पालते हैं उनको भी घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो पैर आएंगे, हो सकता है वो हर कमरे में नहीं जाए लेकिन वो अंदर घुस गया जानवर कमरे के, तो उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं कोई नहीं जानता। हालांकि ये बात अभी भी स्थापित नहीं हुई है कि सरफेस के टच से कितना क्या होता है, पर कोरोना वायरस के विषय में दुनिया बहुत कम जानती है। एक पब्लिश तो ये भी हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से कि जूतों के जो सोल होता है, तला होता है, उससे भी कैरी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड इतना छोटा है इसलिए भारत सरकार भी इस चीज को नहीं मानती। हम भी यही कहते हैं कि हम भी इसको नहीं मानते हैं कि ऐसा हो, जूतों से आ रहा होगा, लेकिन डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना कम शोध है, इतनी कम चीजें हैं। और हम आज आपसे बात करना चाहते थे मूल्यतः दूसरे विषय पर, लेकिन उसकी रिसर्च अभी भी हमारी पूरी नहीं हो पाई। संभवतः कल या परसों करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लक्षण कैसे प्रदर्शित कर रहा है। कहीं ये लक्षण प्रगाढ़ दिखते हैं, कहीं बॉर्डर के इस पार ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं उस पार कम दिख रहे हैं, कहीं उधर ज्यादा दिखते हैं, तो कभी डेमोग्राफिकली भी एक डेमोग्राफी में जो एक क्षेत्र में एक डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहा है वहां दूसरे को नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है? ऐसे कितने टाइप्स के अपने कितने रूप दिखा रहा है कोरोना वायरस, ताकि एक पूरा वैश्विक डाटा मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए आधी अधूरी शोध के साथ नहीं आऊंगा। तो ये जो हमने डेवलप किया है, ये अभी तक 2 कंट्रीज प्रमुखता से इसका उपयोग कर रहे थे। सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है चाइना और फिर कर रहा है इजराइल। चाइना तो यहां तक उसका इतना व्यापक उपयोग कर रहा है इस टेक्नोलॉजी का कि इसके माध्यम से वो अपनी जो ट्रेन्स हैं, जो पब्लिक ट्रेन्स है, उनको पूरी की पूरी जब पैसेंजर उतर जाता है
स्टेशन को खाली करके कुछ ही देर में इस अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से उसको क्लीन कर देता है। क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल पे अटैक करती हैं, तो जो वायरस है, वायरस भी बेसिकली जेनेटिक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का ही बना है, तो उस वायरस को भी ये खत्म कर देती है, शून्य कर देती है। और इजराइल का अभी प्रमुखता से उपयोग जो कर रहा है, ये कर रहा है अपने एयरलाइंस के लिए। एयरलाइंस के लिए किस प्रकार से, एक बार एयरलाइन उतरी, उसके बाद टेक ऑफ से पहले जब यात्री उतर जाते हैं, तब अगली बार फ्लाइट भरने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट यूवीसी के उपयोग से। अब जो भारत ने विकसित किया है डीआरडीओ ने, इसको इस प्रकार से किया है कि इसको जो यूनिट को कहीं जैसे कमरे में रखा है, मानव हट जाए, अपने मोबाइल से भी उसको ऑपरेट कर सकता है, कंप्यूटर से भी कर सकता है। मतलब आप उस कमरे में नहीं हो, लेकिन कमरे को आपको डिसइंफेक्ट करना हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे एक वार्ड हो, कोई कमरा हो, ट्रेन का डिब्बा हो, आपका फ्लाइट हो, तो उसमें मानव दूर हो जाए और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिस्टेंस से बैठते हुए भी आप क्लीन कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ये ना समझे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी बात हम नहीं करें कि जैसे उन्होंने कहा था कि बॉडी के अंदर रेज हम उतार दें किसी प्रकार की, कोरोना वायरस मर जाएगा। यूवीसी का उपयोग मानव की चमड़ी, मानव के शरीर पर वर्जित है, वरना ये, क्योंकि इतनी खतरनाक रेज होती हैं कि जेनेटिक मटेरियल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, माइक्रोब्स के लिए कर रहे हैं, प्रोटोजोआ के लिए कर रहे हैं, वायरस के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस डिवाइस के आने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी मार्केट में जैसे ही आता है, ताकि डिसइंफेक्शन की जो प्रक्रिया है वह बहुत रैपिड और 100% प्रभावी हो सकती है। आप यदि आंकड़ा देखना चाहें इसका, तो आप मान सकते हैं कि 12 बाय 12 का फुट का जो रूम होता है वह 10 मिनट में डिसइंफेक्ट हो जाएगा इससे। और 400 स्क्वायर मीटर का जो एरिया, बड़ा व्यापक एरिया है ये, इतना बड़ा एरिया क्लीन करने में, डिसइंफेक्ट करने में, जीरो वायरस, जीरो प्रोटोजोआ, जीरो बैक्टीरिया करने में इसको मात्र 30 मिनट लगते हैं। आधे घंटे में 400 स्क्वायर मीटर का एरिया क्लीन कर देगा। लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूं कि ये इंसान के लिए नहीं है कि हम अपने हाथ सैनिटाइज कर लें, अपने शरीर को सैनिटाइज कर लें, इसलिए नहीं है। यह निर्जीव वस्तुओं को साफ करने के लिए है, सैनिटाइज करने के लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कोरोना वायरस पर कितना कारगर सिद्ध होगा। ये अभी सोचने वाला विषय नहीं है, देखने वाला विषय है। देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। इस टेक्नोलॉजी का पहले 2002-2003 में उपयोग हुआ था, जो सार्क का वायरस था उसके विरुद्ध, और वहां वह कारगर सिद्ध हुआ था। तो अपेक्षा यही की जा रही है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ भी इसकी जंग को भी आसान करेगा। और चूंकि ये भारत में स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, हमने खुद ने डेवलप की है, तो आप मानकर चलें कि बहुत सस्ती होगी। और जैसे ही बाजार में आएगी, हम जानते हैं कि हमारे चीजें बहुत सस्ती बन जाती हैं। हमने जब 900 करोड़ रुपए में चंद्रयान को चांद तक भेज दिया, तो वो बहुत छोटी राशि है। 900 करोड़ पृथ्वी से चंद्रयान वहां तक भेजने के लिए। मंगलयान भी बहुत सस्ते में बेचा। तो चूंकि डीआरडीओ ने विकसित किया है, स्वदेशी तकनीक है, तो इसका वितरण बहुत तेज होगा। एक बार मार्केट में आती है तो इट कैन बी अ गेम चेंजर, ये जीवन को आसान करने के लिए। लेकिन ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना वायरस को सरफेस से डिसइंफेक्ट करने के लिए है। दूसरा विषय कि जो पूरी दुनिया भर का जो औद्योगिक आउटपुट है, फैक्ट्री आउटपुट है, अप्रैल के माह में जितनी इसमें गिरावट पूरी दुनिया में, समूची दुनिया में दिखी है, अभूतपूर्व रही। ऐसी गिरावट विश्व में कभी नहीं दिखी। उसका कारण भी है, आप समझिए कि न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक और टोक्यो से लेकर मेक्सिको तक सब जगह शटडाउन्स हैं। जहां शटडाउन नहीं है वहां पर भी कैपेसिटी ऑफ वर्क बहुत कम कर दिया गया है। और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म बन गया है, तो उसकी वजह से जहां पर फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट खुल भी चुकी हैं, वहां पर भी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। उस कारणवश फैक्ट्री आउटपुट कम हुआ है। अब इसका
देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है अभी लॉकडाउन है, जैसे भारत में लॉकडाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स में लॉकडाउन है, लेकिन जहां लॉकडाउन नहीं है, उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया में लॉकडाउन नहीं है, ताइवान में लॉकडाउन नहीं है, चाइना में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभाव के कारण और जिस तरह से दुनिया भर में खपत कम होती गई है और इकोनॉमी श्रिंक हुई है, उस वजह से जिन कंट्रीज के पास ऑर्डर्स हैं, चाहे वो जापान के लिए हो, जैसे दक्षिण कोरिया के पास भारत के लिए ऑर्डर है, भारत में माल सप्लाई करने का ऑर्डर है, जापान में सप्लाई करने का ऑर्डर है, लेकिन शिपिंग तक मुश्किल पड़ रही है। अब ऐसी व्यवस्था में इकोनॉमी कितनी गिरती है? देखिए, इकोनॉमी ऐसी चीज नहीं होती है कि वो बटन दबाया चालू हो गई, बटन दबाया रुक गई, पॉज। उसका अर्थव्यवस्था का पॉज होना, प्ले होना, फॉरवर्ड होना एक कोई टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं होता, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो आप मानकर चले कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है काफी समय तक, जब तक कोई टीका नहीं आता तब तक एक नॉर्म बन के रहेगा। उस वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट में, केवल भारत की नहीं बात कर रहा अभी, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। अब यूरोप की आप बात करें तो यूरोप का जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से 2024 में जितना जीडीपी की बात की गई थी, जितना जीडीपी माना गया था, उससे लगभग 3% कम होगा। अब 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसमें वर्ल्ड की जो जीडीपी थी वह 1% से भी कम सुकड़ाव हुआ था उसमें। अब अकेले यूरोप की जो आ रही है, 2024 का भी एस्टिमेट आ चुका है उनका कि 3% कम होगी। तो आप सोचिए कि दुनिया भर की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ना है, और ये प्रभाव इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक टीका विकसित नहीं होता सोशल डिस्टेंसिंग चलेगी। जब सोशल डिस्टेंसिंग चलेगी तो फैक्ट्री का आउटपुट कम होंगे, तो औद्योगिक आउटपुट कम होना एक बड़ी चुनौती है। दुनिया जो है आज इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, इन सब की कगार पर है। अब एक चीज ही बचती है अर्थशास्त्रियों के सामने पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हो, ब्रिटिश बैंक हो, आरबीआई हो, या फेडरल रिजर्व हो अमेरिका की, या तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना हो तो आप मनी प्रिंट करें और लिक्विडिटी बढ़ा दें। लेकिन जब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आप प्रिंट करते हैं तो आप वहीं पर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ये बहुत विकट स्थिति है दुनिया के सामने और अर्थशास्त्रियों के सामने भी, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने अभी तक नहीं देखा है ऐसा कालखंड दुनिया में जब पूरा के पूरा बिजनेस एज यूजुअल बंद हो जाए, प्रोडक्शन एज यूजुअल रुक जाए, शिपिंग लाइंस जो है वो बुरी तरह से चरमरा जाए, ऑयल की प्राइसेस इतनी गिर जाए, तो एक साथ बहुत सारे जो ब्लो होते हैं अर्थव्यवस्था पर, वो अर्थव्यवस्था में डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे एक ही इसमें सबसे अच्छी चीज भारत के दृष्टिकोण से लगती है कि चूंकि एक बड़ा वर्ग कृषि आधारित है, तो वह जो है एक नेचुरल कोर्स में चल जाएगा और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी विषय नहीं रहता, क्योंकि अपने आप ही खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। प्लस हमारी इंटरनल कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी होने की वजह से दूसरों के कंपैरिजन में हम अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाएंगे वापस से। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है उसका तो प्रभाव सब पर पड़ना है। तो टफ टाइम्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी आर देयर। एक और विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एक हमारी मित्र हैं अमेरिका में, वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज प्रोफेसर, उन्होंने एक चीज के विषय में लिखा है और मैं उन्हीं के शोध को बता रहा हूं, अभी ये मेरा शोध नहीं है, कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कितनी घातक हो सकती है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इस दुनिया में बहुत सारी है। इतनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो अपोलो 11 गया था चंद्रमा पर, वो गया ही नहीं था, वो तो केवल एक पिक्चर थी जो दिखाई गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई अंत नहीं होता। अब एक जो राइट विंग व्हाइट रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, जो जिनको आप स्किन हेड्स भी कह सकते हैं, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, पश्चिम में होते हैं। उन्होंने एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म दिया है, और जिसको हम कहते हैं इंटरनेट का जो डार्क साइड होता है, इंटरनेट जो डार्क वेब होती है। डार्क वेब कैसी होती है कि वो एक अलग से इस पर बात करेंगे। डार्क वेब
जनरली आप गूगल पे देखोगे या हम या मैं या आप करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड साइट्स होती हैं, उसके अंदर अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं उनको खोलने के लिए। तो यूजुअली जो ये इस टाइप के स्किन हेड्स हुए, रेसिस्ट हुए, आतंकवादी संगठन हुए, ये इस तरह के लोग यूज करते हैं। तो मिस फ्लोरा उन्होंने एक चीज बताई कि जो राइट विंग की जो डार्क साइड ऑफ नेट है, उन वेबसाइट्स पर जो एक चीज चल रही है कि ये कोरोना वायरस जो है यह चाइना प्लस ज्यूज ने डेवलप किया है। अब आप ये सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है, लेकिन जब दिमाग ही खराब हो तो लोग मानते हैं ऐसी चीजों को, और वो उसको कह रहे हैं कि दिस इज ज्यू वायरस। और इत्तेफाक से चूंकि फ्लोरा भी, मिस फ्लोरा खुद भी जो है वो ज्यू हैं, तो उन्होंने इस चीज को बस्ट किया कि इस तरह से जो डार्क वेब है उस पर किस तरह से इजराइल और ज्यूज के खिलाफ एक थ्योरी चालू कर दी है, जो राइट विंग व्हाइट रेडिकल से उन्होंने, कि ये तो उत्पादन जो है ये यहूदियों ने किया है दुनिया भर की चीजों पर कंट्रोल करने के लिए। तो मैं ये बार बार कहता हूं कि इंटरनेट के युग में हमको आवश्यकता है कि किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले 10 बार उसके स्रोतों को देखें, और जब तक वेरीफाइड स्रोत ना हो उसको नहीं माने। अब आप बताइए ना कि बेचारा इजराइल खुद जूझ रहा है, उनके यहाँ कितने लोग मर चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में भारी 7% के आसपास सुकड़ाव हो चुका है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि वो ज्यूज ने डेवलप किया वायरस को चाइना के साथ मिलकर। तो वो चाइना और बेसिकली वो अमेरिकन कैंप का है। इजराइल जो है, आपके यहां तक तो ये भी कहा जाता है ना कि वो तो इजराइल एक और एक्सटेंडेड स्टेट है अमेरिका का। अब उसके विषय में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो गोरेल नस्लवादी लोग हैं उन्होंने ये शुरू कर दी कि वो चाइना से मिलकर दुनिया को डोमिनेट करने के लिए किया उन्होंने। तो ऐसी चीजों से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि इंटरनेट पर घूम रही किसी भी बात को प्रमाणित नहीं माने जब तक सोर्स उसका वेरीफाइड नहीं हो, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करें। अब कल या फिर परसों मेरी एक बार रिसर्च कंप्लीट हो कि कोरोना वायरस किस तरह से अलग अलग लक्षण, अलग अलग जगह, अलग अलग तरह से घातक प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो डेमोग्राफिकली, चाहे वो जियोग्राफिकली, अलग जहां हम सोच नहीं सकते, हम जिन थ्योरीज की बात करते कई बार उसके विपरीत प्रभाव डाल रहा है। उसके विषय में एक व्यापक रिपोर्ट रखूंगा मैं, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडी देखकर।